Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। आज की वीडियो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट एंड एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने यूपीएससी CAPF AC एग्जाम को 3 बार लगातार रिटर्न को क्वालिफाई किया। ठीक है, और तीनों बार मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल था, बिल्कुल लास्ट तक पहुंचा। अब फाइनल सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ वो अभी पेंडिंग है चीज़ें। ठीक है, तो बात करते हैं कि रिटर्न को 3 बार मैं कैसे क्वालिफाई कर पाया, क्या चीज़ें मैंने ऐसी करी जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि CAPF 2020 के अंदर मैंने क्या गलतियाँ करी जिसकी वजह से मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया, क्या मिस्टेक्स थी जो कि मैंने करी ड्यूरिंग द CAPF 2020 एग्जामिनेशन, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज नॉट फाइनली सेलेक्टेड। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को इस आई बटन में से देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो देख लो जा करके। इस वीडियो के अंदर हम सुधार के बारे में बात करेंगे कि कैसे मैंने चेंजेस जो है वो किए अपनी प्रिपरेशन के अंदर, एंड आई स्कोर्ड इवन मच हायर मार्क्स देन द लास्ट ईयर। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सिविल सर्विसेज में आप लोगों ने बहुत सारे चैनल देखे होंगे, काफ़ी सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स के हैं और वो बड़े लेवल पे पहुंचे हैं। ठीक है, और वो बहुत ही जेन्युइन गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करने हैं सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स को। बट CAPF के फील्ड में कोई मेरे को तो याद नहीं है कि कोई ऐसा कोई चैनल है जो प्रॉपर डेडिकेटेड है सिर्फ CAPF के लिए और उतनी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, सिविल सर्विसेज वाले भी एक आध दो वीडियो बना देते हैं CAPF के ऊपर, बट ऐसा कोई डेडिकेटेड चैनल मुझे तो नहीं याद है। आपको याद हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग अलग है, उनका तो अलग सिस्टम है और वो भी अच्छा कर रहे हैं, बट कोचिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल चैनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई चैनल हो जरूर, और मुझे ना पता हो तो प्लीज़ जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और बताना जरूर। ठीक है, ताकि मैं भी उनकी वीडियो देखूं, मैं भी कुछ सीखूं उनसे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि मैंने इंप्रूवमेंट कैसे करी। देखो, सबसे पहले मैं आपको 2020 के मार्क्स दिखा दूं। ये मेरे 2020 के मार्क्स हैं, जिसमें आप सभी देख सकते हो कि मेरे को पेपर 1 में 133 मार्क्स मिले, पेपर 2 में 91 एंड इंटरव्यू में 90 मार्क्स मिले। अब इनको मैंने इंप्रूव कैसे किया, तो मैंने आपको गलतियां बताई थी अपनी पिछले साल, मैंने उन्हीं गलतियों के ऊपर वर्क किया। मैंने 2020 में ना तो साइंस के ऊपर फोकस किया था, ना ही मैंने मैथ्स के रीजनिंग के ऊपर अच्छा फोकस किया था, ना ही मैंने करंट अफेयर्स को देखा था, पेपर 2 को बिल्कुल इग्नोर किया था, इंटरव्यू पे भी ध्यान नहीं दिया था। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे मैंने उन मिस्टेक्स को ठीक किया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 के बारे में बात करें तो पेपर 1 के अंदर मेरी मिस्टेक क्या थी, मैंने साइंस को बिल्कुल सही तरीके से नहीं पढ़ा, गलत जगह से पढ़ा। दूसरी चीज़, मैथ्स एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन गलत कर दिए, जबकि मैं एक इंजीनियर हूँ, साइंस से पढ़ा हुआ हूँ सारे आगे तक, लास्ट तक बिल्कुल। और तीसरी चीज़ कि मैंने करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं देखे थे। ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबको आती है, जो भी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उनको भी आती है वो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया कि लास्ट ईयर मेरे मार्क्स जो कम रह गए वो क्यों रह गए। 133 बहुत ही लो स्कोर है मेरे हिसाब से, मैं खुद मानता हूँ। देखो, मेरे हिसाब से 133 बहुत लो स्कोर था, लोगों को लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से कम स्कोर था। तो क्योंकि मैं अपनी पोटेंशियल जानता हूँ ना, मुझे पता है मैं 150 प्लस तो आराम से ला सकता था। ठीक है, तो मैंने पहले उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया। उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, जितने भी प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चंस थे, जैसे कि वो CAPF 2020 के, 19 के, 18 के, मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा। उनमें ये देखा कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट के टॉपिक्स ज़्यादा हैं जो पूछे जाते हैं, कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों की मैंने एक लिस्ट बनाई और उसके बाद मैंने उन पर काम करना शुरू किया। अब आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि हर साल CAPF के एग्जाम के अंदर पिछले 5 सालों में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, यानी कि ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है CAPF AC एग्जाम का पिछले 5 सालों में, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन है, किसकी कितनी वेटेज है, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बट उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि सर ऐसी वीडियो चाहिए। अगर आप लोग लिखते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आती हैं, अगर ऐसी कमेंट वीडियो बनाने के ऊपर अगर 50 से भी ज़्यादा आ गई ना कि सर यस बनाओ, तो मैं बना दूंगा उस वीडियो को, जल्द से जल्द बना दूंगा। अदरवाइज तो फिर जैसे चल रहा चलता रहेगा। ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस देखो इसलिए बोलना क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। अगर वो रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर कोई फायदा नहीं है, जब वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है तो उसकी जरूरत क्या है। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर 50 प्लस भी कमेंट आ जाती है ना यस वाले कि वो बोल दें कि सर यस बनाओ, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये पता लगाया कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि साइंस के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के 17-16 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के भी 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के 17-17 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी के 18 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है,
जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी के केवल 8-10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जब मैंने पता लगाई उसके बाद मैंने उन सब्जेक्ट के ऊपर एक एक करके काम करना शुरू किया। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से थे। ये मैंने पता लगाया कि सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पहले इनके ऊपर फोकस करना है। उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था साइंस। मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो गलती पहले करी थी, किसी एक अरिहंत की बुक से पढ़ा था, उसको छोड़ के मैंने क्या किया, मैंने कुछ 6 to 10 तक की सारी पहले तो एनसीईआरटी पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस देखी। उन वीडियोस से मैंने क्या किया, क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करी और कुछ कंसेप्ट जो है वो भी सीखे। तो वो वीडियो मैं आपको एंड में बताऊंगा, इस पेपर 1 के एंड में मैं आपको बताऊंगा कौन सी वीडियोस मैंने देखी थी। बाकी 6 to 10 की एनसीईआरटी मस्ट है और कुछ चैप्टर्स है 11-12 के। कई लोग पूछ रहे थे कौन से, तो मैं बता देता हूँ। पहला चैप्टर पॉलीमर्स, दूसरा चैप्टर हाइड्रोजन, ये दोनों 12th की केमिस्ट्री या 11th की केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। बायोलॉजी के 12th क्लास के लास्ट के 4 चैप्टर्स, ठीक है, एंड बायोलॉजी का एक सेल चैप्टर अलग से पढ़ लेना। ठीक है, बस ये है, इतना करना है। ठीक है, और एक चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है वो भी अलग से कर लेना, वो भी 12th में मिल जाएगा आपको, 12th में या 11th में देख लेना, वो मेरे को याद नहीं है। फिर उसके बाद जो अगली चीज थी वो थी करंट अफेयर्स। अब मेरे को ये पता चला, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर जब देखा तो मैंने ये देखा कि सिविल सर्विस की करंट अफेयर्स अलग हैं, सीएपीएफ के अलग है, और मैं एक बार गलती कर चुका था। तो इस बार मैंने क्या किया कि सीएपीएफ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू किए। और वो कहाँ से पढ़ोगे, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक हाउ टू रीड करंट अफेयर्स एक वीडियो बनाई है। ये वीडियो है आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगी, हाउ टू रीड करंट अफेयर्स फॉर सीएपीएफ एसी एग्जाम। आप वो पढ़ सकते हो, वो वीडियो देख सकते हो। वही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी। मैंने कोई भी मतलब वन लाइनर टाइप की जो मैगजीन्स है बहुत सारी हैं, कोचिंग्स की भी ले लो, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मैंने पढ़ी है मैगजीन्स काफ़ी सारी कोचिंग्स की, और वो मैगजीन्स पढ़ी। उन मैगजीन से मैंने जो है पढ़ा, और इसके साथ साथ मैराथन वीडियोस आती हैं इन दी एंड। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स है, एडटेक कंपनीज है, ठीक है, उनकी वीडियोस आती है मैराथन वीडियोस। कुछ इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं जो मैराथन वीडियोस बनाते हैं 2-2, 3-3 घंटे की, एंड में 6 महीने के करंट अफेयर्स, 1 साल के करंट अफेयर्स, इस तरह की वीडियोस मैंने देखी और करंट को इतना तैयार कर लिया कि चलो रिजल्ट मैं बाद में बताऊंगा कि रिजल्ट क्या हुआ इन सारी चीजों को चेंज करने का। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा फोकस दिया। देन उसके बाद आती है प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस मैंने कहाँ से करी, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो सोल्व करे सारे, लगभग आप मानोगे नहीं, मैंने 1000-1200 क्वेश्चन 2021 में सोल्व कर दिए थे। ज्यादा टाइम मैंने अभी भी नहीं दिया था 2020 में, बल्कि 20 दिन दे दिए थे। 2021 में मैंने 15-17 दिन दिए थे। ठीक है, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज का 1 साल से 1.5 साल से एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे को उतना टाइम नहीं चाहिए था। ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिस करी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, और फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे गया और काफ़ी सारे मैंने जैसे बताया बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म जो है ये, इन्होंने वीडियोस डाल रखी है प्लेलिस्ट की, लाइक प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रैक्टिस, ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन, पॉलिटी के। तो वो मैंने 50 क्वेश्चनों की वीडियो होती थी ऐसी। मैंने जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मैंने पॉलिटी के 400-500 हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री के भी 300-400, साइंस के 500, इस तरह से कर करके मैंने 400-500 वो क्वेश्चन सोल्व करे। कितनी, एक सब्जेक्ट में 1 दिन लगना था मेरे को। तो मैंने प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस दिया रेदर देन पढ़ने के ऊपर। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब मैंने छुए भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने किस पे फोकस किया, साइंस पढ़ी और मैंने बाकी सबकी प्रैक्टिस करी और करंट अफेयर्स पढ़ा। ठीक है, तो ये सब करने के बाद, ये सारी चीज़ें जो थी ये सारी करने के बाद क्या हुआ मेरे साथ, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि जो साइंस मेरी कमी थी, जहां मैंने 29 में से 17 क्वेश्चन 2020 में ठीक किए थे, वहीं मैं 2021 में 30 में से 25 क्वेश्चन सही कर पाया हूँ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आंसर कीज। मैंने कई सारी आंसर की चेक करी है, किसी से 25 सही है, किसी से 26 सही है, 25 मिनिमम है लेकिन। ठीक है, आप देख लो 17 से मैं 25 पे चला गया, यानी कि मैंने 8 क्वेश्चन का गेन किया। 8 दूनी 16 और नेगेटिव को भी मिलाओगे तो 20, लगभग 20 के आसपास नंबर मैंने सिर्फ साइंस से खींच लिए। देन उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग में मैं 2020 में 3 क्वेश्चन गलत कर गया था। इस बार मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिटरली बैठ के सोल्व करे, पिछली बार छुआ भी नहीं था। 2021 में मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करा, 2020 से लेकर के 2011 तक का जितने भी क्वेश्चन थे सारे, और काफी सारे नए कंसेप्ट पता चले, कैलेंडर का कंसेप्ट पता चला, ठीक है, क्लॉक का कंसेप्ट पता चला, और उनके क्वेश्चन रियल एग्जाम में भी आए। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट पता चला, फॉर्मूले रिवाइज हुए। ठीक है, तो वो मैंने करे, और इस वजह से क्या हुआ, 2021 में शायद 16 क्वेश्चन आए थे मैथ्स एंड रीजनिंग के, और मेरे 16 के 16 सही हैं। तो यानी कि 3 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा सोल्व कर गया, 3 ये हो गए, तो यानी कि 2, 4, 6 नंबर, 7 नंबर आप मान के चलो, क्योंकि नेगेटिव भी होती है अगर गलत होता तो। 7 नंबर ये, तो 20 और 7 27, ठीक है, आप मान के चलो 25 नंबर मैंने खींच लिए। देन उसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी कमी थी। करंट अफेयर्स के अंदर क्या हुआ कि करंट अफेयर्स के अंदर मैं पहले अगर 15 क्वेश्चन आए तो मेरे 3 या 4 सही थे। इस बार अगर करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैं पढ़ के गया था, मेरे को याद थी सारी चीजें, इस वजह से क्या हुआ कि करंट अफेयर्स के अगर 15 क्वेश्चन आए, जो कि आए थे 2021 में, मैंने 12 अटेम्प्ट करे थे और 12 के 12 सही थे, एक भी गलत नहीं था। ठीक है,
क्यों? क्योंकि वो मैंने पढ़े हुए थे अच्छे तरीके से, मैंने देखते ही कि इसका तो ये, बल्कि मेरा तो 2020 में पेपर बिल्कुल टाइम खत्म होने वाला था पेपर 1 में, लेकिन 2021 में 10 मिनट बच गए थे कि यार अब कौन सा क्वेश्चन करूं। मैं ऑलरेडी 118 119 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका था 2021 में, और फिर भी 10 मिनट बची हुई थे। मैं सोच रहा था अब क्या करूं, ये 6 क्वेश्चन बचे, इनको भी करना है कि नहीं करना है, बट मैंने छोड़ दिए वो जिनके ऊपर डाउट था। 3 करंट के ही छोड़ दिए थे, ठीक है, और 3 शायद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न के नहीं एंशिएंट मेडिवल के छोड़ दिए थे, क्योंकि वो मेरे को आती नहीं है इतने अच्छे से, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो रिवीजन नहीं थी बेसिकली उनकी। तो ये सारी चीजें करी। एंड देन चौथी चीज जो थी बढ़िया क्या हुई कि वो थी 2021 का पेपर आसान आ गया, आया था भी, और कुछ मुझे भी आसान लग रहा था क्योंकि मैंने तैयारी अच्छे से की हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने की वजह से मेरा जो स्कोर था वो पहले आया था 133, ठीक है, और 2021 में फ्रॉम डिफरेंट आंसर कीज, किसी से कुछ आंसर की से मार्क्स 192 भी गए थे और कुछ आंसर की से मार्क्स 182 भी गए थे। तो 182 से 192 के बीच में मार्क्स घूमते रहे। तो मैंने ये सोच लिया कि 180 तो है ही, ठीक है। अब हो सकता है रियलिटी में 175 हो जाए, 170 हो जाए, 160 हो जाए, कोई भी नहीं जानता वो तो, लेकिन इसीलिए मैंने ये 180 प्लस का नंबर निकाला। क्यों? क्योंकि 192 से 182 के बीच में मेरे मार्क्स जो है वो घूम रहे थे, ठीक है। हर एक कोचिंग के अलग अलग आंसर की हैं, कोई सही मानता है, कोई गलत मानता है। तो यानी कि आप देख लो 133 से मैं आप 180 भी मानोगे तो मैं लगभग 50 नंबर जो है वो आगे बढ़ा गया। 50 में से मैंने बताया आपको कि लगभग 20 क्वेश्चन में 20 मार्क्स मैंने साइंस से लिए, 7-8 नंबर मैंने मैथ से लिए, और लगभग जो है 10-15 नंबर जो है मैंने किससे लिए, करंट अफेयर से लिए। ये 3 चीज़ों से ही मैं 30-35 नंबर जो है वो खींच के चला गया, समझ रहे हो। तो ये था मेरा पेपर 1 की स्ट्रेटजी। और एक और चीज़ जो मैंने की थी वो ये थी कि 2020 में मैंने नॉन अटेंटिवली पेपर को अटेम्प्ट किया था, बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं था, इस वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मुझे आते थे वो भी गलत हो गए। मैंने जब घर आके आइडेंटिफाई किया था ना, तो लगभग 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं सही कर सकता था और गलत हो गए। वो गलती 2021 में नहीं करी, ऑल तो गलत उधर भी हुआ है, 1-2 क्वेश्चन उधर भी ऐसे गलत हुए जो नहीं गलत होने चाहिए थे, बट 2020 में तो 6-7 क्वेश्चन थे। 1-2 फिर भी चल जाता है, 6-7 क्वेश्चन गलत हो जाना बहुत, 6 नंबर से तो हम बाहर हुए थे। अगर 6-7 में से 2 भी एक्स्ट्रा सही हो जाते तो अपना पास हो जाता ना, क्लियर हो जाता। लेकिन 3 में क्लियर हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जिसकी किस्मत में जो है, देखो भैया, जिसकी किस्मत में जो है, जितना है और जब है उतना ही मिलेगा, ना समय से पहले मिलेगा, ना जरूरत से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और ना ही समय के बाद मिलेगा, ठीक है। तो जितना है, जो है और जब है उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये था पेपर 1 से रिलेटेड और मेरे ये चेंजेस, और जिस वजह से मैं इतना आगे चला गया। और दूसरी बात कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत आई था 2021 के एग्जाम के अंदर। तीसरा कारण जो था मार्क्स हाई आने का वो क्या था, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। क्यों था कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा? क्योंकि 2020 का इंटरव्यू पेंडिंग था। मुझे पता था कि मैंने एग्जाम को, रिटर्न को क्वालिफाई किया हुआ, पहले अटेम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। और उस वजह से मेरे हाथ कांपे नहीं कि मेरे को 119 120 लगाने हैं, वरना लोगों का डर लगता है उनको कि मैं इसको टिक लगाऊं कि ना लगाऊं, ए है कि बी है, ए है कि बी है, इसमें सोचते सोचते 2 घंटे निकाल देते हैं, वो क्वेश्चन पे टिक नहीं लगा पाते हैं। तो अगर मेरे को लगा था ना इसका ए है तो इसका ए है, मेरे दिमाग ने बोल दिया ए है तो ए है, ठीक है, बहस नहीं करनी है उधर खुद से। तो मैंने ये किया, कॉन्फिडेंस रखा। कॉन्फिडेंस क्यों था मैंने बताया, क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो था 2020 का वो अभी बाकी था, ठीक है, इंटरव्यू बाकी था। इस वजह से मैं कॉन्फिडेंस में था कि अगर 2-4 क्वेश्चन गलत हो भी गए तो क्या हो गया, पीछे तो सिलेक्शन होना ही है अपना, ठीक है। वो नहीं हुआ वो अलग बात है, बट मन में तो ये था कि होना ही है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं पेपर 2 में मैंने क्या चेंजेस किए, ठीक है। पेपर 2 के चेंजेस के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहली कमी क्या थी, प्रैक्टिस तो देखो मैंने अभी भी नहीं करी। जो राइटिंग प्रैक्टिस थी ना वो तो मैंने 2021 में भी नहीं करी, ना ही मैंने 2022 में करी, क्योंकि मुझे पता है मैं ठीक लिख लेता हूँ। कमी क्या थी कि मैंने वो थीम पढ़ी ही नहीं, ठीक है, तो उसको ठीक किया। मैंने क्या करा कि प्रीवियस ईयर के पेपर सारे उठाए, उसमें से जितनी भी थीम्स थी, ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए, जितनी भी थीम्स थी वो सारी आइडेंटिफाई करी। मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, वुमेन, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कुछ मेजर थीम्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपको ऐसे लिखना आ जाता है, आर्ग्यूमेंट आ जाता है, या फिर रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस ईयर से वो आइडेंटिफाई करा और उन सारी थीम को जो थीमेटिक टॉपिक्स थे, उन सारी थीम्स को एक एक करके मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने वुमेन के ऊपर पढ़ना शुरू किया, मैंने जो है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने नोट्स भी बनाए, लेकिन वो नोट्स CAPF के लिए नहीं बनाए थे, वो सिविल सर्विस के मेंस के लिए बनाए थे, क्योंकि मैं मेंस में भी फेल हो चुका था। तो ये था कि अगली बार अगर मेंस देंगे तो ये नोट्स मेरे पास होने चाहिए। तो मैंने वुमेन के ऊपर कुछ लिख लिया, हेल्थ के ऊपर कुछ लिख लिया, ऐसे के ऊपर कुछ, एजुकेशन के ऊपर लिख लिया, ठीक है। ये टॉपिक्स मैंने लिख लिए, और जब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ उससे 2 दिन पहले तो वो नोट्स पढ़ ही रहा हूँ। वो एग्जाम में जो 2 घंटे का ब्रेक है, मैंने उसमें देखा लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं, इधर उधर बात कर रहे होते हैं,
बैठ जाते हैं इधर उधर, चाय वाय पीने बैठ जाते हैं, ठीक है हम भी करते हैं, लेकिन उसके बाद वो तो 2 घंटे का गैप है, उसमें मैं 1.5 घंटा बचा लेता हूँ कि मेरे को ये जो सारी लिख रखी हैं ये सारे याद करके जाना है, जिसमें मैं कोट्स लिख लेता था, डेटा लिख के जाता था, सुप्रीम कोर्ट की कमिटीज़ के नाम, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के नाम, ये सारे लिख के जाता था। किस लिए? एग्जाम में जब मैं लिखने बैठूं तो ये मेरे को दिमाग में रहे, और अगर वो टॉपिक उसके साथ मैच कर जाता है तो वो कोर्ट या फिर वो डेटा या फिर वो कमिटी जजमेंट वो सारा वहाँ मेंशन कर दूं। ये सारा मैंने, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो ये सारा वैल्यू एडिशन मैंने किया था। थीम तो सबकी तैयार है। अगर मैं आप लोगों को अभी बोल दूं कि एजुकेशन के ऊपर एक ऐसे लिखना, सब लिख देंगे, लेकिन उसको वैल्यू एडिड कैसे बनाए, उसको कंटेंट एनरिचमेंट कैसे करें अपने कंटेंट की, तो वो मैं करके गया था अपने घर से ही, कि मैं ऐसे के पैम्पलेट टाइप से, मान लो टेम्पलेट बोलते हैं, सॉरी, वो बना के गया था पहले से ही कि अगर ऐसा ऐसे आता है तो मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। और यही मैं अपने परिश्रम आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंदर लोगों को करा भी रहा हूँ, जिसके अंदर मैं थीम्स के बेसिस पे उनको टॉपिक्स देता हूँ, एक टेम्पलेट उनको तैयार हो जाता है, उसमें से वो रट लेते हैं या याद कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। अगर वो टॉपिक वैसा आ गया एग्जाम में तो चिपका देंगे उधर, यही होता है, चिपकाना ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये थीम्स मैंने आइडेंटिफाई करी। अब ये पढ़ी कहाँ से, तो ये नेट से सर्च करके पढ़ी, विजन आई से पढ़ी। एक एडटेक कंपनी है, उस एडटेक कंपनी का यूट्यूब चैनल से मैंने कुछ थीम्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पेपर 2, ऐसी वीडियो ढूंढ के उनके सॉल्यूशंस पढ़े जो कि उन्होंने बताए थे कि इसमें फेवर में ये लिख देना, अगेंस्ट में लिख देना। और लिटरली इतना फायदा हुआ कि उनमें से अगर मैंने 10 टॉपिक पढ़े थे तो लिटरली 2 टॉपिक रियल एग्जाम में आ गए थे 2021 के अंदर, तो मेरे को बहुत फायदा हुआ उस चीज़ का, ठीक है। तो ये मैंने किया। देन उसके बाद तीसरी चीज़ जो मेरी कमी रह गई थी 2020 के अंदर, वो क्या थी? ग्रामर मेरी जो थी ना वो थी वीक। ग्रामर क्या थी मेरी? वीक थी। तो उस ग्रामर के ऊपर मैंने क्या किया कि मैंने पहले से ही ग्रामर के सारे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे। 2020 में मैंने ग्रामर पढ़ी जरूर थी लेकिन ठीक से मेहनत नहीं करी थी। इस बार मैंने क्या किया, सारे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे, उस टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में से एक एक करके वो सारे टॉपिक्स पढ़ने शुरू कर दिए। उनकी प्रैक्टिस भी करी। प्रैक्टिस कहाँ से करी? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करी। और एक यूट्यूब चैनल था, नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है क्या था, उस यूट्यूब चैनल पे ऐसी 50 ग्रामर के क्वेश्चन सोल्व करा रखे थे। अगली वीडियो आई तो फिर से 50 करा रखे थे। तो ऐसी 2-3 वीडियो देख ली थी, 100-150 क्वेश्चन ग्रामर के हो गए थे। और ऐसा हो गया था कि लाइक पिछली बार मेरा अगर 8-10 नंबर की ग्रामर सही थी तो इस बार 16-17 नंबर की ग्रामर मेरी आराम से ठीक है। 16-17 नंबर की 2021 में, और 2022 में तो 22-23 नंबर की ठीक है, ठीक है। तो ये ग्रामर का मैंने किया और ऐसी मैंने प्रैक्टिस करी। तो ये सारे चेंजेस थे जो कि मैंने अपने पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर किए, जिस वजह से मैं 2020 के कंपेरिजन में 2021 में इतने मार्क्स ला पाया। और वही सेम चीज कंटिन्यू रही 2022 के अंदर। वो बोलते हैं ना, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है। तो अगर मैंने 2021 में जो मेहनत करी थी ना, वही मेहनत मेरे को 2022 में भी काम आई। और उसी वजह से मैंने 2022 में भी जो है एक अच्छा स्कोर किया। 2022 का पेपर 2 मेरा सबसे अच्छा हुआ, तीनों अटेम्प्ट्स में सबसे अच्छा हुआ। और पेपर 1 मेरा 2021 में सबसे अच्छा हुआ था। बट 2022 का भी उतना खराब नहीं है, 160-165 मार्क्स तो 2022 में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस थे जो मैंने किए, ये सारे स्टेप्स थे जो कि मैंने फॉलो किए, जिस वजह से मैं ये एग्जाम CAPF AC एग्जाम को 3 बार बैक टू बैक क्वालिफाई कर पाया। और उतने खराब नंबर भी नहीं थे, हर बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। 2020 का इंटरव्यू में दे चुका हूं, मेरे इंटरव्यू में मार्क्स 90 आए हैं। आप एक बार फिर से मार्कशीट देख सकते हो, ये मेरी मार्कशीट है। एंड दूसरी चीज 2021 के अंदर मेरा इंटरव्यू अभी पेंडिंग है, जो कि अभी जल्दी होने वाला है। 2022 के अंदर तो पता नहीं इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आई होप कि ना पड़े, बट अगर देना पड़ा तो देंगे, उसको भी देंगे, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस थे। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपको ये CAPF AC एग्जाम को क्लियर करना है तो इसके अंदर पहले इस एग्जाम के डिमांड को समझना पड़ेगा। ये सिविल सर्विसेज नहीं है और ना ही ये CDS है। CDS काफ़ी ईजी होता है इसके कंपेरिजन में, मेरा ये मानना है, ठीक है। मेरे पर्सनल व्यूज़ है, कभी कुछ लोग बोले कि सर एक बार CDS दे के देखो, टफ होता है, ये होता। देखो मेरा पर्सनल मानना ये है कि मेरे को तो बहुत आसान लगता है इसके कंपैरिजन में। और दूसरा सिविल सर्विसेज से ये थोड़ा इजी है, वो बहुत टफ है इसके कंपैरिजन में। तो इस वजह से आपको ये समझना पड़ेगा इस एग्जाम का डिमांड क्या है। इस एग्जाम में साइंस पूछ रहे हैं तो साइंस एंड टेक पूछ रहे हैं या फिर जनरल साइंस पूछ रहे हैं। लोग साइंस एंड टेक पढ़ के चले जाते हैं, सिविल सर्विसेज में वो जनरल साइंस पढ़ रहे होते हैं। अरे जनरल साइंस आती नहीं, आएगा तो 1-2 आएगा, इधर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आएगा तो 1-2 आएगा, उस 1-2 के ऊपर सारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। दूसरा ये पता लगाओ कि करंट अफेयर्स कैसे आते हैं। इधर मैथ्स एंड रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो अपना। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर 20 क्वेश्चन आ गए तो आपका 18 से कम सही नहीं होने चाहिए, ठीक है। 18 क्वेश्चन तो मिनिमम सही करने हैं, अगर 15 आ गए तो 14-13 क्वेश्चन तो मिनिमम सही करने हैं। 1 या 2 से ज़्यादा गलत करना ही नहीं है पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब सही करेंगे, ठीक है। और आपने वहाँ गलत कर दिया तो आप डिसएडवांटेज में हो फिर, ठीक है। और सेम चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री के साथ है, मॉडर्न हिस्ट्री भी ईजी आती है
और उसके क्वेश्चन भी हो जाते हैं। बस दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर में, दूसरी दिक्कत कहाँ आती है? इकोनॉमी में, तीसरी थोड़ी दिक्कत आती है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी जो है ना थोड़ी सी टेक्निकल ज़्यादा होती जा रही है, वो एनसीईआरटी के बजाय अब जीसी लियोंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है यूपीएससी, और क्वेश्चन जीसी लियोंग में से देखने को मिल रहे हैं। बट मैं फिर भी नहीं कहता कि जीसी लियोंग पढ़ो, पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप जीसी लियोंग में से पढ़ सकते हो, तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आराम से, नहीं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 1 की, ठीक है, उसमें मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और फिर पेपर 2 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जरूरत नहीं होती, लाइक मैं फील करता हूँ कि मुझे इतनी कोई खास जरूरत है नहीं राइटिंग की, मैं कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, लेकिन हर किसी को वो स्टेज में नहीं होता हर कोई वो। तो इसलिए आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। एंड दूसरी चीज़, ग्रामर जो है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए। आप लोगों को इतना सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं है ना सिविल सीएपीएफ एग्जाम के ऊपर खर्च करने के लिए, आपको लगता है कि मैं कोचिंग तो ले ही नहीं सकता, मेरे पास पैसे ही नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि चाहे आप कोई ट्यूशन पढ़ाओ, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन पेपर 1 की टेस्ट सीरीज वो तो कर ही लेना। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पेपर 2 की बोलना चाह रहा था मैं यहाँ, तो वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सीएपीएफ के 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल के 2020, 22, 21 पेपर 2 उनको पूरा 3 घंटे बैठ के लिख लेना, क्योंकि उधर क्या है टाइम कम पड़ता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके पेपर 1 में 170, 180 है, लेकिन स्टिल किसी का 15 नंबर का छूटा हुआ है, किसी का 20 नंबर का पेपर 2 छूटा हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। छूटना बहुत बेकार है। देखो आपने 20 नंबर का पेपर 2 छोड़ दिया, आपके मार्क्स ही 180 में से कैलकुलेट होंगे, समझ रहे हो, और जिसने पूरा करा है वो तो 200 में से काउंट करेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ आपका नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने चेंजेस करे, और ये स्ट्रेटजी थी जो मैंने अपनाई पिछले 3 सालों के अंदर, जिस वजह से मैं सीएपीएफ एग्जाम को 3 बार बैक टू बैक क्लियर कर पाया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड आप लोगों को मैंने जैसे बोला, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या आपको ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो चाहिए कि नहीं, वो जरूर बताना। अगर 50+ कमेंट यस वाले आ जाते हैं कि सर यस चाहिए हमें, तो मैं बना दूंगा, अदरवाइज तो फिर जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई मैसेज हो, कुछ और सजेशन देना हो, देखो आप लोग ना सजेस्ट कर सकते हो, मैं वीडियो बनाता हूं बट मेरे पास भी आइडियाज की लिमिटेशन है। आप लोग चाहो तो आइडिया दे सकते हो कि इन टॉपिक्स के ऊपर सर वीडियो बनाओ, कमेंट बॉक्स में लिखो अपने आइडियाज। अगर आपको लगता है कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ तो आप बताओ, मुझे लगेगा कि हाँ इसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, और ये सारी गलतियां ना करें, और ये सारे जो सजेशंस मेरे हैं इनको फॉलो करने की कोशिश करें, बिकॉज सच्ची में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमने गलतियां करी है वो आप ना करें, ठीक है, और जो हमने स्ट्रेटेजी फॉलो करी है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।